नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना वक्त लिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेवाड़ के घने जंगल में एक सुनसान सड़क थी जहां रात का अंधेरा इतना गहरा था कि सड़क के किनारे लगे पेड़ों की छाया भी एक भूतिया सन्नाटे में डूब गई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर से कभी कभी कौओं की कर्कश आवाजें सुनाई देती थीं। एक छोटी सी कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। कार में एक नवविवाहित जोड़ा था, किरण और उसका पति अजय। किरण अभी भी अपनी लाल दुल्हन की साड़ी में थी। उसकी साड़ी की सुनहरी कढ़ाई चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर झलक रहा था। वे अपनी शादी के बाद अपने कुलदेवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने जा रहे थे और फिर हनीमून के लिए माउंट अबू निकलने वाले थे। किरण ने अजय की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अजय, सोचो हमारा हनीमून कितना मजेदार होगा। मैंने हमेशा सपना देखा था कि हम पहाड़ों पर जाएंगे, वहां एक छोटा सा कॉटेज होगा और हम सूर्यास्त देखेंगे। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ किरण, मैंने भी यही सपना देखा था। ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। किरण ने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो अजय। मुझे तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैंने सारी दुनिया जीत ली। अजय ने हंसते हुए कहा, किरण, तुम्हारी ये लाल साड़ी, तुम इसमें इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा। किरण ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, अरे इतनी तारीफ मत करो, मैं शर्मा जाऊंगी। वैसे मंदिर कितनी दूर है? मुझे भूख लग रही है। अजय ने कहा, बस थोड़ा और किरण। मंदिर पहुंचकर हम वहां प्रसाद लेंगे और फिर रास्ते में कहीं रुककर खाना खा लेंगे। अचानक दूर से एक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि कार के इंजन की आवाज को भी दबा रही थी। अजय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, किरण, ये जंगल है, शायद कोई जंगली घोड़ा होगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आवाज करीब आती जा रही थी। किरण ने डरते हुए कहा, अजय, ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें रुकना चाहिए। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, किरण, घबराओ मत, हम जल्दी ही जंगल से बाहर निकल जाएंगे। किरण ने कहा, नहीं अजय, मुझे सच में डर लग रहा है, यहां कुछ गलत है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें पीछा कर रहा हो। अजय ने कार की हेडलाइट्स को और तेज किया और कहा, ठीक है किरण, मैं रुकता हूं, लेकिन यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी से मंदिर पहुंचना होगा। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में एक भूतिया परछाई दिखाई दी। किरण ने चीखते हुए कहा, अजय देखो, वहां कुछ है। अजय ने गाड़ी रोकी, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। तभी एक भूतिया घोड़ा अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसका रंग काला था और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। घोड़े पर सवार था एक बिना सिर वाला दूल्हा। उसकी फटी हुई शादी की पोशाक से काला खून टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल रहा था, जैसे कि तेजाब जमीन पर गिर रही हो। उसके हाथ में एक तलवार थी जिसकी नोक पर खून की बूंदें चमक रही थीं। किरण की लाल साड़ी देखकर उसकी आत्मा भड़क गई। उसने एक भयानक चीख मारी जो जंगल में गूंज गई। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से गोच कर आ रही हो। उसकी चीख के साथ हवा में एक ठंडा झोंका आया और पेड़ों की डालियां हिलने लगी। अजय ने डरते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो भूतिया घोड़ा तेजी से पास आ गया। किरण चीखते हुए बोली, अजय, ये क्या है? हमें भागना होगा। अजय ने कहा, किरण शांत रहो, मैं इसे पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बिना सिर वाले दूल्हे ने अपनी तलवार से कार की खिड़की पर वार किया। शीशा टूट गया और किरण की चीख जंगल में गूंज गई। टूटे हुए शीशे के टुकड़े किरण के चेहरे पर लगे और उसके गाल से खून बहने लगा। अजय ने चीखते हुए कहा, किरण नीचे झुको। लेकिन बिना सिर वाले दूल्हे ने अपनी तलवार अजय की गर्दन पर मारी।
खून की धार कार में फैल गई। अजय की चीख भी पूरी नहीं हो पाई और उसकी सांसें थम गईं। कार सड़क किनारे पेड़ से टकराकर रुक गई। किरण चीखते हुए कार से बाहर भागी। उसकी साड़ी का पल्लू पेड़ की टहनी में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसने डरते हुए पीछे देखा। बिना सिर वाला दूल्हा अब उसके सामने खड़ा था। उसकी तलवार से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसकी परछाई हवा में विकृत रूप ले रही थी। उसने किरण की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से काला धुआं निकलने लगा। किरण ने चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन बिना सिर वाले दूल्हे ने अपनी तलवार से किरण के सीने में वार किया। किरण की चीख जंगल में गूंजी। उसने किरण की उंगलियां भी काट दी और उसका मंगलसूत्र जमीन पर गिर गया। किरण की लाल साड़ी खून से सन गई। उसकी आखिरी सांस के साथ उसकी आंखें खुली रह गईं और जंगल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की साएं साएं और बारिश की बूंदों की आवाज बची थी। अचानक जंगल में एक रहस्यमयी हंसी गूंजी जो धीरे धीरे दूर हो गई और सिरकटा दूल्हा जंगल के अंधेरों में गायब हो गया। कहीं दूर जयपुर में मेघा एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी जो कॉलेज में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी। वो बहुत चुलबुली और प्यारी लड़की थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि लोग उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मेघा को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने स्केचबुक में कुछ न कुछ बनाती रहती थी, कभी फूल, कभी पहाड़, तो कभी सूर्यास्त। उसकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग थी एक छोटे से गांव की जहां एक नदी बहती थी। वो अक्सर अपनी दोस्त प्रिया से कहती थी, प्रिया, एक दिन मैं अपने सपनों का गांव देखूंगी। वहां एक छोटा सा घर होगा और मैं अपनी पेंटिंग से उसे सजाऊंगी। मेघा के दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक बार प्रिया का स्केचबुक कॉलेज में खो गया था। मेघा ने पूरा दिन प्रिया के साथ मिलकर उसे ढूंढा। वे कॉलेज की हर क्लास, लाइब्रेरी और कैंटीन में गए। प्रिया ने कहा, मेघा, मुझे लगता है मेरा स्केचबुक किसी ने चुरा लिया। अब क्या होगा? मेघा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, प्रिया, हिम्मत मत हारो, हम इसे जरूर ढूंढ लेंगे। आखिरकार वो स्कूल के पीछे वाले बगीचे में मिला। प्रिया ने मेघा को गले लगाकर कहा, तू सबसे अच्छी दोस्त है मेघा, तेरे बिना मेरा क्या होता? मेघा ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, दोस्ती में थैंक्स नहीं बोलते। चल, अब तुझे मेरी पसंदीदा चाय पिलाती हूं। मेघा का परिवार भी बहुत प्यारा था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां एक गृहिणी। मेघा की छोटी बहन रिया 15 साल की थी और बहुत शरारती थी। रिया हमेशा मेघा की पेंटिंग्स को देखकर मजाक करती। एक दिन उसने मेघा की एक पेंटिंग पर स्टिकर चिपका दिया। मेघा नाराज होकर बोली, रिया, ये क्या किया? ये मेरी सबसे पसंदीदा पेंटिंग थी। रिया ने हंसते हुए कहा, दीदी, मैंने तो बस मजाक किया। देखो, स्टिकर हटा दिया, अब तो हंस दो। मेघा ने उसे गले लगाकर कहा, तू ना बहुत नटखट है, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। मेघा की मां को मेघा की पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। एक दिन उसने मेघा से कहा, मेघा, तुम्हारी पेंटिंग्स में जान होती है, तुम एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। मेघा ने कहा, मां, मुझे बस अपनी पेंटिंग्स से लोगों को खुश करना है। अगर मेरी पेंटिंग किसी को मुस्कुराहट दे सके तो मैं समझूंगी कि मैंने कुछ हासिल कर लिया। मेघा के पिता ने कहा, मेघा, तुम्हारी मेहनत को हमेशा सराहा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ाई भी जरूरी है। मेघा ने हंसते हुए कहा, पापा, मैं पढ़ाई और पेंटिंग दोनों संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कॉलेज के पहले साल में मेघा की मुलाकात अभय से हुई। अभय एक शांत और समझदार लड़का था। वो मेघा से 1 साल सीनियर था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेघा कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी पेंटिंग की किताब ढूंढ रही थी। वो ऊंची शेल्फ तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभय ने उसे देखा और पास आकर कहा, मदद चाहिए? मेघा ने शर्माते हुए कहा, हाँ, वो ऊपर वाली किताब, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अभय ने किताब निकालकर उसे दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मैंने तुम्हारी एक पेंटिंग कॉलेज की प्रदर्शनी में देखी थी। मेघा ने हैरानी से कहा, सच में? तुमने मेरी पेंटिंग देखी? अभय ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो नदी वाली पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी।
मुझे लगा कि वो किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाई होगी। मेघा ने शर्माते हुए कहा, अरे इतनी तारीफ मत करो, मैं तो बस शौक के लिए बनाती हूं। अभय ने कहा, शौक के लिए इतनी खूबसूरत पेंटिंग? तुम बहुत टैलेंटेड हो मेघा। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई। वे लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कॉलेज के गार्डन में बैठकर बातें करते और कभी कभी कॉलेज के बाहर चाय पीने जाते। एक दिन अभय ने मेघा को कॉलेज के पास एक छोटे से पार्क में बुलाया। वहां एक छोटा सा तालाब था और आसपास फूलों की क्यारियां थीं। अभय ने मेघा से कहा, मेघा, तुम्हें यहां का सूर्यास्त देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत लगता है। मेघा ने कहा, वाह अभय, ये जगह तो सच में जादुई है, मैं यहां की पेंटिंग बनाऊंगी। उस दिन मेघा ने अभय के साथ कई तस्वीरें खींची और दोनों ने खूब मस्ती की। अभय ने मेघा से कहा, मेघा, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा एक ऐसी लड़की का सपना देखा था जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि जिसका दिल भी खूबसूरत हो। तुम वही हो। मेघा ने शर्माते हुए कहा, अभय, तुम भी तो बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद है। उस दिन दोनों ने पार्क में एक छोटा सा पिकनिक मनाया। मेघा ने अपने बैग से कुछ सैंडविच निकाले और कहा, मैंने ये अपने हाथ से बनाए हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। अभय ने सैंडविच खाकर कहा, मेघा, ये तो बहुत टेस्टी है, तुम्हें शादी के बाद मेरे लिए रोज बनाना पड़ेगा। मेघा ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो शादी में टाइम है, पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। कॉलेज के दूसरे साल में अभय ने मेघा को प्रपोज किया। उसने कॉलेज के गार्डन में मेघा को एक लाल गुलाब दिया और कहा, मेघा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? मेघा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने हंसते हुए कहा, हां अभय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उस दिन मेघा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा सबसे खूबसूरत दिन था। अभय ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हां कह दिया। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूं। मेघा और अभय का रिश्ता कॉलेज में सबके लिए एक मिसाल बन गया था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। मेघा को जब भी किसी बात की चिंता होती, अभय उसे समझाता और उसका हौसला बढ़ाता। एक बार मेघा की पेंटिंग कॉलेज की प्रदर्शनी में सिलेक्ट नहीं हुई। वो बहुत उदास थी। उसने अभय से कहा, अभय, मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मेरी पेंटिंग सिलेक्ट नहीं हुई, क्या मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? अभय ने उसे कॉलेज के बाद एक छोटे से कैफे में ले जाकर कहा, मेघा, तुम्हारी पेंटिंग सिलेक्ट न होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कला को देखेगी। मेघा ने उदास स्वर में कहा, लेकिन अभय, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबको निराश कर दिया। मेरे प्रोफेसर को भी मेरी पेंटिंग से बहुत उम्मीदें थीं। अभय ने उसका हाथ थामकर कहा, मेघा, हार मान लेना तुम्हारी आदत नहीं है। तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारी पेंटिंग्स लोगों को खुश करती हैं। क्या वो खुशी किसी अवार्ड से ज्यादा मायने नहीं रखती? मेघा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही हो अभय, मैं अपनी पेंटिंग्स से लोगों को खुश करना चाहती हूं। अवार्ड तो बस एक बहाना है। अभय ने हंसते हुए कहा, बस ये हुई ना मेरी मेघा वाली बात। अब चलो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट शेक पीते हैं। मेघा ने अभय को गले लगाकर कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती अभय। मेघा की दोस्त प्रिया और उसकी दूसरी दोस्त नेहा भी उनके रिश्ते की बहुत तारीफ करती थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में तीनों बैठे थे। नेहा ने मेघा से कहा, मेघा, तुम और अभय तो परफेक्ट कपल हो, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मेघा ने हंसते हुए कहा, नेहा, सच में अभय बहुत अच्छा है, वो मेरी हर बात समझता है। प्रिया ने मजाक करते हुए कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं, अब बस अपनी तारीफें बंद करो और हमें भी चाय पिलाओ। मेघा ने कहा, अरे चाय तो बनती है, लेकिन पहले तुम दोनों बताओ, तुम्हारी लव लाइफ में क्या चल रहा है? नेहा ने शर्माते हुए कहा, मेघा, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन एक लड़का है जो मुझे पिछले हफ्ते से मैसेज कर रहा है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे वाह नेहा, हमें तो बताया ही नहीं, अब तो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तीनों हंसने लगी। कॉलेज के आखिरी साल में मेघा और अभय ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। मेघा के पिता ने कहा, मेघा, अभय बहुत अच्छा लड़का है,
वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मेघा की मां ने कहा, मुझे भी अभय बहुत पसंद है, वो बहुत सभ्य और समझदार है। मेघा की मां ने अभय से कहा, अभय, मेघा हमारी लाडली है, वो बहुत भावुक है, तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। अभय ने कहा, आंटी, मैं मेघा को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। अभय के परिवार ने भी मेघा को बहुत पसंद किया। अभय की मां ने कहा, मेघा हमारे घर की लक्ष्मी होगी, वो बहुत प्यारी है। अभय की बहन राधिका ने मेघा से कहा, भाभी, आप बहुत प्यारी हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मेघा ने हंसते हुए कहा, राधिका, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। दोनों की सगाई की तारीख तय हो गई। सगाई से पहले मेघा और अभय ने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन प्लान किया। वे जयपुर के पास एक छोटे से रिजॉर्ट में गए। वहां एक बड़ा सा गार्डन था और एक छोटा सा तालाब भी। मेघा ने अपनी पेंटिंग का स्केचबुक साथ लिया था। उसने वहां की एक पेंटिंग बनाई, एक तालाब की पेंटिंग जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे। अभय ने पेंटिंग देखकर कहा, मेघा, तुम्हारी पेंटिंग्स हमेशा मुझे हैरान कर देती है, ये बहुत खूबसूरत है। मेघा ने शर्माते हुए कहा, अभय, ये पेंटिंग तुम्हारे लिए है, हमारी सगाई की याद में। रिजॉर्ट में उनके दोस्तों ने खूब मस्ती की। प्रिया ने कहा, मेघा, आज तो तुम्हें डांस करना होगा, सगाई का सेलिब्रेशन है। मेघा ने हंसते हुए कहा, प्रिया, मुझे डांस तो नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। अभय ने मेघा का हाथ पकड़कर कहा, चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। दोनों ने एक धीमे गाने पर डांस किया और उनके दोस्तों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। नेहा ने कहा, वाह मेघा, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अभय, तुम्हें तो मेघा को रोज डांस सिखाना चाहिए। मेघा ने हंसते हुए कहा, नेहा बस करो, मैं तो बस थोड़ा सा नाच पाई। सगाई का दिन मेघा के लिए बहुत खास था। उसने एक गुलाबी लहंगा पहना और अभय ने एक शेरवानी पहनी। सगाई की रस्म में मेघा की हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। उसने अभय को अंगूठी पहनाई और अभय ने मेघा को। मेघा की दोस्त प्रिया ने कहा, मेघा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, अभय बहुत लकी है। मेघा ने हंसते हुए कहा, मैं भी लकी हूं प्रिया, अभय मेरे लिए सब कुछ है। रिया ने मेघा को चिढ़ाते हुए कहा, दीदी, अब तो तुम्हें हमारी याद ही नहीं आएगी, अब तो तुम्हारी सारी बातें अभय जीजू से होंगी। मेघा ने रिया को गले लगाकर कहा, पागल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। सगाई के बाद मेघा और अभय की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेघा अपनी शादी की साड़ी चुनने में बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी मां और रिया के साथ जयपुर की एक मशहूर साड़ी की दुकान पर जाकर एक लाल साड़ी चुनी जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं इस साड़ी में अभय को बहुत पसंद आऊंगी ना? उसकी मां ने प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, मेरी बेटी, तुम हर तरह से खूबसूरत हो। रिया ने मजाक करते हुए कहा, दीदी, तुम तो इस साड़ी में परी लगोगी, लेकिन यह सुनहरी कढ़ाई थोड़ी ज्यादा चमक रही है, रात को तो लोग अंधे हो जाएंगे। मेघा ने हंसते हुए कहा, रिया, तू ना बहुत शरारती है। मेघा ने अपनी शादी के लिए एक खास पेंटिंग बनाई, एक सूर्यास्त की पेंटिंग जिसमें एक जोड़ा हाथ में हाथ डाले खड़ा था। उसने वो पेंटिंग अभय को दी और कहा, यह हमारी कहानी है अभय, हम हमेशा साथ रहेंगे। अभय ने पेंटिंग देखकर कहा, मेघा, यह बहुत खूबसूरत है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। शादी का दिन आ गया। मेघा अपनी लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी हंसी और खुशी चारों तरफ फैल रही थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और मेघा अब अभय की पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद अभय उसे अपने गांव ले जाने की तैयारी करने लगा। मेघा ने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। उसकी मां ने कहा, मेघा, अब तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खुश रहना। रिया ने मेघा से कहा, दीदी, मुझे रोज फोन करना, और हां, जीजू को बोलना कि वो मुझे ढेर सारी चॉकलेट्स भेजें। मेघा ने हंसते हुए कहा, हां रिया, मैं तुझे रोज फोन करूंगी। शादी के बाद अभय मेघा को अपने गांव ले जा रहा था जो मेवाड़ के पास था। वे एक छोटी सी बस में सवार थे जिसमें कुछ रिश्तेदार और ससुराल वाले थे।
बस में मेघा की सास, ससुर, अभय की चचेरी बहन राधिका और कुछ अन्य लोग जैसे अभय के चाचा और उनकी पत्नी भी थे। राधिका मेघा से अपनी शादी की बातें साझा कर रही थी। उसने मेघा से कहा, भाभी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। भैया बहुत लकी हैं। मेघा ने शर्माते हुए कहा, राधिका, तुम भी तो बहुत प्यारी हो। मेघा की सास ने कहा, मेघा, हमारे गांव में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वहां एक छोटी सी नदी है और आसपास पहाड़ हैं। तुम्हें वहां की हवा बहुत पसंद आएगी। मेघा ने कहा, सासू मां, मैंने हमेशा एक ऐसे गांव का सपना देखा था। मुझे वहां की पेंटिंग बनानी है। मेघा के ससुर ने हंसते हुए कहा, मेघा, तुम्हारी पेंटिंग की बातें तो अभय ने हमें पहले ही बता दी थीं। हम तुम्हारी पेंटिंग्स देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। राधिका ने कहा, भाभी, आपकी पेंटिंग्स को देखकर मुझे लगता है कि आप किसी जादूगरनी हैं। चाचा ने मजाक में कहा, हां, लेकिन हमें भी एक पेंटिंग चाहिए, वरना हम नाराज हो जाएंगे। रात हो चुकी थी और उनकी बस उसी घने जंगल से गुजर रही थी जहां बिना सिर वाला दूल्हा भटकता था। बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। मेघा अभय के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। वो अभय से कह रही थी, अभय, मुझे तुम्हारे गांव को देखने का बहुत मन है। वहां की नदी, पहाड़, सब कुछ वैसा होगा ना जैसा मैंने अपनी पेंटिंग में बनाया था। अभय ने मुस्कुराकर कहा, हां मेघा, मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। अचानक दूर से एक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। मेघा ने अभय से कहा, यह क्या है? अभय ने उसे गले लगाकर कहा, कुछ नहीं मेघा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन बस में बैठे लोग घबरा गए। मेघा की सास ने कहा, अभय, यह जंगल सुनसान है, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। राधिका ने डरते हुए कहा, भैया, मुझे डर लग रहा है, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभय ने कहा, हां मां, ड्राइवर स्पीड बढ़ाओ। लेकिन वो आवाज करीब आती जा रही थी। तभी जंगल में एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक एक भूतिया परछाई बस की खिड़की के पास दिखाई दी। राधिका चीखते हुए बोली, भैया देखो, वहां कोई है। मेघा ने डरते हुए कहा, अभय, ये क्या हो रहा है? तभी बिना सिर वाला दूल्हा भूतिया घोड़े पर सवार होकर सामने आया। उसकी फटी हुई पोशाक से काला खून टपक रहा था और उसकी तलवार पर ताजा खून की बूंदें चमक रही थीं। मेघा की लाल साड़ी देखकर उसकी आत्मा भड़क गई। उसने एक भयानक चीख मारी जो बस में गूंज गई। उसकी चीख के साथ जंगल में एक काला धुआं उठा और हवा में एक भयानक गंध फैल गई। सिरकटे दूल्हे ने अपनी तलवार को हवा में लहराया और एक काला जादू का गोला बस की ओर दागा। गोले ने बस की खिड़की से टकराया और शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। अभय की चाची चीखते हुए बोली, हाय राम, ये क्या है? ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे ने अपनी तलवार से बस की टायरों पर वार किया। टायर फट गए और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा लगी। लोग चीखने लगे और बस में अफरा तफरी मच गई। दूल्हा अपने घोड़े से उतरा और बस की ओर बढ़ा। उसकी तलवार से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं और हर बूंद जमीन को जला रही थी। उसने बस की छत पर चढ़कर अपनी तलवार से वार किया। छत में एक बड़ा सा छेद हो गया और काला धुआं अंदर घुस गया। मेघा की सास ने डरते हुए कहा, हे भगवान, हमें बचाओ। चाचा ने चाची को बचाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे ने अपनी तलवार से चाचा के हाथ पर वार किया। खून की धार छत से नीचे टपकने लगी और चाचा की चीखें जंगल में गूंजी। सिरकटे दूल्हे ने चाचा के सिर को पकड़ उसे छेद से ऊपर खींचना शुरू कर दिया। चाची रोते हुए बोली, नहीं, उसे छोड़ दो। दूल्हे ने अपनी तलवार से बस की एक दीवार तोड़ दी और एक झटके से चाचा का सिर उसके धड़ से उखाड़ दिया। उसकी क्रूरता और बढ़ गई। उसने एक रिश्तेदार को पकड़ा और उसकी गर्दन पर तलवार से वार किया। खून की फुहार चारों ओर बिखर गई और उसकी लाश बस की सीट पर गिर पड़ी। राधिका चीखते हुए मेघा से लिपट गई। भाभी, ये राक्षस हमें मार डालेगा। मेघा ने राधिका को गले लगाया और कहा, राधिका, डर मत, अभय कुछ करेंगे। लेकिन मेघा का दिल भी तेजी से धड़क रहा था।
बस में फंसे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मेघा की सास ने एक छोटा सा चाकू निकाला और कहा, मैं इसे मारूंगी। लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, दूल्हे ने अपनी तलवार से उसकी ओर एक काला गोला दागा। गोला सास के पैरों से टकराया और उसका पैर झलकर काला हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी, मेरा पैर, मुझे दर्द हो रहा है। ससुर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे ने अपनी तलवार से ससुर की पीठ पर वार किया। खून की धार ससुर की शर्ट से बहने लगी और वो बेहोश हो गए। राधिका ने एक खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे के टुकड़े उसके हाथ काट गए। उसका खून बस की फर्श पर टपकने लगा। भाभी, मैं बाहर निकलना चाहती हूं। मेघा ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राधिका शांत रहो, हम सबको बचाऊंगी। लेकिन दूल्हे ने अपनी तलवार से बस की एक और दीवार तोड़ दी और काला धुआं अंदर घुसकर लोगों को घुटन महसूस होने लगी। एक बूढ़ी औरत ने प्रार्थना शुरू की, हे भगवान, हमें बचा लो। लेकिन उसकी प्रार्थना अधूरी रह गई, क्योंकि दूल्हे ने उसे अपनी तलवार से छेद दिया। उसकी चीख जंगल में गूंजी और उसकी लाश बस में गिर पड़ी। अभय ने इस सब देखकर हिम्मत जुटाई। उसने बस में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। उसने मेघा को पीछे धकेला और बिना सिर वाले दूल्हे पर वार करने के लिए तैयार हुआ। उसने चीखते हुए कहा, मेघा को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। दूल्हे ने अपनी तलवार से अभय पर हमला किया, लेकिन अभय ने रॉड से वार को रोक लिया। रॉड और तलवार के टकराने की आवाज जंगल में गूंजी। अभय ने अपनी पूरी ताकत से दूल्हे पर वार किया। उसने रॉड को दूल्हे की छाती पर मारा, लेकिन दूल्हा हंसते हुए पीछे हट गया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि लोगों के कानों में चुभ गई। अभय ने फिर से हमला किया और दूल्हे के घोड़े की टांग पर रॉड मारी। घोड़ा चीखा और एक पल के लिए लड़खड़ा गया। अभय ने यह मौका भुनाया और मेघा को चिल्लाकर कहा, मेघा, राधिका, सबको लेकर बाहर निकलो। मेघा ने राधिका का हाथ पकड़ा और टूटी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। बाकी बाराती भी बाहर निकलने लगे। तभी दूल्हे ने अपनी तलवार से अभय पर फिर से वार किया। तलवार अभय के कंधे पर लगी और खून की धार बहने लगी। अभय जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दर्द को दरकिनार करते हुए रॉड को फिर से उठाया। उसने दूल्हे की टांग पर एक और वार किया, जिससे दूल्हा एक पल के लिए लड़खड़ाया। अभय ने मेघा को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दूल्हे पर झपट्टा मारा। उसने रॉड को सिरकटे दूल्हे के शरीर में घुसाया, लेकिन उसमें से सिर्फ काला धुआं निकला। दूल्हे ने अपनी तलवार से अभय के हाथ पर वार किया। अभय का हाथ कट गया और खून की फुहार निकली। फिर भी अभय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दूसरे हाथ से रॉड उठाई और दूल्हे के सिर रहित धड़ पर जोर से मारा। दूल्हा पीछे हटा और अभय ने मेघा को चिल्लाकर कहा, मेघा, भागो, मैं इसे रोकूंगा। मेघा और राधिका ने अभय की बात मानी और जंगल में दौड़ पड़े, लेकिन दूल्हे ने अभय पर फिर से हमला किया। उसने अपनी तलवार से अभय के कंधे पर गहरा वार किया। अभय का खून जमीन पर टपकने लगा और वो फिर से जमीन पर गिर गया। मेघा चीखते हुए अभय के पास दौड़ी। उसने अभय का चेहरा अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा, अभय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अभय, प्लीज अपनी आंखें खोलो। राधिका भी रोते हुए बोली, भाभी, भैया को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी जंगल में एक ठंडी हंसी गूंजी। बिना सिर वाला दूल्हा ने अपनी तलवार उठाई और मेघा की तरफ बढ़ा। उसकी परछाई ने बस के अंदर एक डरावना आकार लिया और उसकी तलवार से काले धुएं के छींटे निकलने लगे। मेघा ने अभय को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और कहा, नहीं, मुझे मत छुओ। लेकिन भूत की शक्तियां और बढ़ गईं और जंगल में एक रहस्यमयी रोशनी चमकी। बिना सिर वाला दूल्हा अब मेघा की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तलवार मेघा की तरफ उठाई। मेघा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अभय को अपनी बाहों में लिया और कहा, मुझे मार दो, लेकिन मेरे अभय को छोड़ दो। तभी एक अजीब बात हुई। जब उसने मेघा पर वार करने की कोशिश की, उसकी तलवार हवा में रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। मेघा भी हैरान थी। बिना सिर वाला दूल्हा गुस्से से चीखने लगा, लेकिन वो मेघा को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। राधिका ने डरते हुए कहा, भाभी, ये क्यों रुक गया? क्या हो रहा है?
मेघा ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता राधिका, लेकिन मुझे लगता है कि अभय को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मेघा ने अभय को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और कहा, अभय, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी जंगल में एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों से काले पत्ते गिरने लगे। तभी एक तांत्रिक बाबा रघुनाथ जंगल से निकले। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प जैसा सख्त था और उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जिसके सिरे पर एक रहस्यमयी प्रतीक बना था। उन्होंने देखा कि बिना सिर वाला दूल्हा मेघा को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। उन्होंने किसी तरह की भभूत उस भूत पर फेंकी और वो वहां से गायब हो गया। फिर उन्होंने मेघा को ध्यान से देखकर कहा, बेटी, तुम एक खास नक्षत्र में पैदा हुई हो, इसीलिए यह भूत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सिरकटा दूल्हा राजकुमार वीरेंद्र है। बाबा ने वीरेंद्र की कहानी विस्तार से सुनानी शुरू की। कई साल पहले मेवाड़ के एक छोटे से राज्य में एक शक्तिशाली और दयालु राजकुमार था, राजकुमार वीरेंद्र। वो अपनी ताकत और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बचपन से ही उसे अपने राज्य के लोगों की मदद करना पसंद था। एक बार उसके राज्य में भयानक सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। वीरेंद्र ने अपने महल से सारा अनाज निकालकर लोगों में बांट दिया। उसकी मां ने उसे समझाया, वीरेंद्र, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक राजकुमार को अपने राज्य की रक्षा भी करनी होती है। वीरेंद्र ने कहा, मां, अगर मेरे लोग भूखे मर रहे हों तो मैं महल में बैठकर खाना नहीं खा सकता। वीरेंद्र की एक खास दोस्त थी, उसका नाम था रमिया। रमिया एक गांव की लड़की थी जो अपने पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वीरेंद्र और रमिया बचपन में साथ खेलते थे। जब वीरेंद्र बड़ा हुआ, उसने अपने राज्य को और समृद्ध बनाने का सपना देखा। उसने कई गांवों में कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की कमी न हो। उसने अपने सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग दी ताकि वो अपने राज्य की रक्षा कर सकें। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात कालिंजर की राजकुमारी मालिनी से हुई। मालिनी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी को सम्मोहित कर लें। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। वीरेंद्र एक बार मालिनी को एक उत्सव में मिला था। उत्सव में मालिनी ने एक नृत्य प्रस्तुत किया और उसकी हर अदा पर लोग तालियां बजा रहे थे। वीरेंद्र उसकी सुंदरता और नृत्य से मंत्रमुग्ध हो गया। उत्सव के बाद मालिनी ने वीरेंद्र से बात की। उसने हंसते हुए कहा, राजकुमार वीरेंद्र, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके राज्य में लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वीरेंद्र ने शर्माते हुए कहा, मालिनी, मैं बस अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मालिनी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आपके जैसे राजकुमार को देखकर लगता है कि सच्चाई और प्रेम अभी भी बाकी हैं। उसकी बातें सुनकर वीरेंद्र को उससे प्यार हो गया। उसने मालिनी से कहा, मालिनी, आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूं? मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर राजकुमार वीरेंद्र, मैं आपके राज्य में एक बार आऊंगी। कुछ दिनों बाद मालिनी वीरेंद्र के राज्य में आई। वीरेंद्र ने उसे अपने राज्य का एक खूबसूरत बगीचा दिखाया जहां एक छोटा सा झरना था। मालिनी ने उस बगीचे को देखकर कहा, वीरेंद्र, यह जगह तो जादुई है। यहां की हर चीज इतनी खूबसूरत है। वीरेंद्र ने कहा, मालिनी, यह जगह आपके सामने फीकी है। आपकी खूबसूरती इस बगीचे को और सुंदर बना देती है। मालिनी ने हंसते हुए कहा, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं वीरेंद्र। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। उस दिन दोनों ने बगीचे में काफी समय बिताया। वीरेंद्र ने मालिनी को अपने बचपन की बातें बताईं और मालिनी ने उसे अपने राज्य की कहानियां सुनाईं। मालिनी ने वीरेंद्र को कई प्रेम पत्र लिखे। एक पत्र में उसने लिखा, प्रिय वीरेंद्र, तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती हूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे दिल को छू जाता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। वीरेंद्र ने उस पत्र को बार बार पढ़ा। उसने मालिनी को जवाब में लिखा, मालिनी,
तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। वीरेंद्र को लगा कि मालिनी भी उससे सच्चा प्यार करती है। मालिनी ने एक बार वीरेंद्र को अपने राज्य के पास एक बगीचे में बुलाया। वहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे। मालिनी ने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, मैंने हमेशा एक ऐसे राजकुमार का सपना देखा था जो न सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि जिसका दिल भी बड़ा हो। तुम वही हो। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, मालिनी, तुम मेरे सपनों की रानी हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मालिनी ने हंसते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। वीरेंद्र ने कहा, मालिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। लेकिन यह सब एक साजिश थी। कालिंजर के राजा ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव वीरेंद्र के सामने रखा ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा सके। मालिनी वीरेंद्र से प्यार नहीं करती थी, वो अपने पिता की योजना का हिस्सा थी। कालिंजर का राजा मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए उसने वीरेंद्र को मारने की योजना बनाई। मालिनी ने वीरेंद्र को झूठे प्यार का भरोसा दिया ताकि वो उसकी बातों में आ जाए। शादी के दिन जब वीरेंद्र अपनी बारात लेकर कालिंजर की ओर जा रहा था, उसके पास अपनी सेना नहीं थी, सिर्फ कुछ अंगरक्षक और रिश्तेदार थे। रास्ते में उसी घने जंगल में कालिंजर के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकालकर बहुत हिम्मत से लड़ाई की। उसने कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक सैनिक ने पीछे से उसकी पीठ पर भाला मारा और वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून जंगल की मिट्टी में मिल गया। मालिनी वहां मौजूद थी। उसने ठंडे दिल से वीरेंद्र को मरते हुए देखा। वीरेंद्र ने अपनी आखिरी सांसों में मालिनी की तरफ देखा और कहा, मालिनी, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। यह मेरा वचन है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि जंगल की हवा ठंडी हो गई। मालिनी ने हंसते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम हार गए। सैनिकों ने वीरेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया। उसका सिर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया और उसकी लाश को जंगल में छोड़ दिया गया। वीरेंद्र की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा उस जंगल में भटकने लगी, एक बिना सिर वाले दूल्हे के रूप में जो अपने भूतिया घोड़े पर सवार होकर बदला लेने की आग में जल रहा था। कई सालों बाद एक रात जब चांद लाल रंग का हो गया, वीरेंद्र की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति हासिल कर ली। उसने अपने भूतिया घोड़े पर सवार होकर कालिंजर की ओर कूच किया। उसकी तलवार से काला खून टपक रहा था और उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। कालिंजर में उस रात एक उत्सव चल रहा था। मालिनी अपने पिता और भाई के साथ उत्सव में नाच रही थी। तभी अचानक हवा में एक ठंडा झोंका आया और महल की सभी मशालें बुझ गईं। एक भयानक चीख गूंजी और बिना सिर वाला दूल्हा महल के मुख्य द्वार पर प्रकट हो गया। उसके सिर की जगह दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मालिनी ने उसे देखकर चीखते हुए कहा, ये क्या है वीरेंद्र? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बिना सिर वाले दूल्हे ने अपनी तलवार से महल के पहरेदारों को मार डाला। खून की धार महल की सीढ़ियों पर बहने लगी। उसने मालिनी के भाई को पकड़ा और उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। खून की फुहार मालिनी के चेहरे पर गिरी और वो चीखते हुए पीछे हट गई। नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन दूल्हे के रूप में राजकुमार वीरेंद्र का भूत रुका नहीं। उसने मालिनी के पिता को पकड़ा और उसकी तलवार से उसके सीने को छेद दिया। राजा की चीखें महल में गूंजीं और उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। मालिनी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वीरेंद्र तेजी से उसके पीछे पहुंच गया। उसने मालिनी के बाल पकड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। मालिनी ने रोते हुए कहा, वीरेंद्र, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरे पिता की मर्जी थी। लेकिन वीरेंद्र की आत्मा को कोई दया नहीं थी। उसने अपनी तलवार से मालिनी के हाथ काट दिए। मालिनी की चीखें महल में गूंजी और उसका खून जमीन पर फैल गया। फिर उसने मालिनी की आंखें निकाल दी और आखिर में उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दी।
मालिनी की लाश जमीन पर बिखर गई और उसका खून महल की दीवारों पर छींटे मारने लगा। लेकिन वीरेंद्र ने यही नहीं रुका। उसने पूरे कालिंजर को नष्ट कर दिया। उसने महल में आग लगा दी और गांव के लोगों को मार डाला। उसकी तलवार से निकलने वाला काला धुआं पूरे राज्य में फैल गया और कालिंजर की सारी समृद्धि राख में बदल गई। उस रात के बाद कालिंजर एक भूतिया खंडहर बन गया, जहां सिर्फ चीखें और हवा की साएं साएं सुनाई देती थीं। मालिनी और उसके राज्य को नष्ट करने के बाद भी वीरेंद्र की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका गुस्सा और बढ़ गया। मालिनी के विश्वासघात ने उसके दिल में इतनी गहरी चोट दी थी कि वो हर दुल्हन को अपनी दुश्मन मानने लगा। उसने सोचा कि हर दुल्हन मालिनी की तरह धोखेबाज है। उसकी आत्मा में बदले की आग बुझ नहीं रही थी। उसने उस जंगल से गुजरने वाली हर दुल्हन को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उसने कई मासूम दुल्हनों की जान ली। एक बार उसने एक दुल्हन को जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। एक और दुल्हन को उसने अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके शरीर के अंगों को जंगल में बिखेर दिया। उसकी क्रूरता की कहानियां जंगल में फैल गईं। लोग उस जंगल से गुजरने से डरने लगे और उसकी कहानी एक डरावनी किंवदंती बन गई। बाबा ने एक गहरी सांस ली। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वो सन्नाटा एक भयानक तूफान से पहले की शांति की तरह था। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मेघा अभय को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए थी। अभय का खून उसकी शादी की लाल साड़ी पर फैल गया था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। मेघा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अभय का चेहरा अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, अभय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। प्लीज अपनी आंखें खोलो। राधिका पास ही बैठी थी। अपने भाई को इस हाल में देखकर वो जोर जोर से रो रही थी। उसने मेघा से लिपटकर कहा, भाभी, भैया को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें कुछ करना होगा। तभी जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। बिना सिर वाला दूल्हा फिर से प्रकट हो गया। उसकी फटी हुई पोशाक से काला खून टपक रहा था और उसकी तलवार हवा में चमक रही थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बस में बचे हुए लोग अपने कानों को बंद करने लगे। उसकी चीख के साथ जंगल की हवा और ठंडी हो गई और पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक जंगल में एक काला धुआं उठा, जो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गया। उस आकृति में दो लाल आंखें चमक रही थीं, जो मेघा की तरफ देख रही थीं। राधिका डर के मारे कांपने लगी। उसने मेघा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, ये क्या है? क्या ये भूत फिर से आ गया? हम सब मर जाएंगे। मेघा ने राधिका को गले लगाकर कहा, राधिका, हिम्मत मत हारो। हमें अभय को बचाना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मेघा का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उसने बिना सिर वाले दूल्हे की तरफ देखा। उसकी तलवार से काले धुएं के छींटे निकल रहे थे और उसकी परछाई जंगल में और गहरे साए डाल रही थी। सिरकटा दूल्हा अपनी भूतिया घोड़े पर सवार होकर मेघा की तरफ बढ़ा। उसने चीखते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बदला लेना है। मालिनी ने मुझे धोखा दिया और मैं हर दुल्हन को सजा दूंगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जंगल में गूंजने लगी। अचानक उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और एक काला जादू का गोला मेघा की तरफ बढ़ा। मेघा ने डरते हुए अभय को और कसकर पकड़ा, लेकिन वो गोला हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी बाबा रघुनाथ ने अपनी लकड़ी का डंडा हवा में लहराया। उस डंडे के सिरे पर बना प्रतीक चमकने लगा और एक तेज रोशनी निकली। सिरकटा दूल्हा जोर से चीखा और पीछे हट गया। बाबा ने मेघा की तरफ देखकर कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं। तुम एक खास नक्षत्र में पैदा हुई हो। यह भूत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम एक जरिया हो जिसका जन्म राजकुमार की मुक्ति के लिए हुआ है। लेकिन हमें इससे अभी रोकना होगा, वरना यह जंगल से गुजरने वाले हर इंसान को मार डालेगा। मेघा ने कांपते हुए कहा, बाबा, अभय को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मेघा, मैं एक अनुष्ठान करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए। यह भूत बहुत ताकतवर है। राधिका ने डरते हुए कहा, बाबा, क्या हम सब बच जाएंगे?
बाबा ने राधिका की तरफ देखकर कहा, बेटी, अगर हम सफल हो गए तो ये आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम हार गए तो ये भूत हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा रघुनाथ ने अनुष्ठान शुरू करने के लिए जंगल में एक खुली जगह चुनी। उस जगह पर एक पुराना पेड़ था जिसकी डालियां इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। बाबा ने मेघा से कहा, मेघा, तुम और राधिका अभय को यहां लेकर आओ, हमें उसे अनुष्ठान के बीच में रखना होगा। मेघा और राधिका ने मिलकर अभय को उठाया और उस जगह पर लिटा दिया। अभय की सांसें बहुत धीमी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेघा ने रोते हुए कहा, बाबा, वो ठीक हो जाएगा ना? बाबा ने कहा, मेघा, हिम्मत रखो, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। बाबा ने अपने झोले से कुछ चीजें निकाली। सबसे पहले उसने एक मिट्टी का दिया निकाला और उसे जलाया। दिए की लौ हवा में हिल रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। फिर उसने कुछ जड़ी बूटियां निकाली जिनकी गंध बहुत तेज थी। उसने उन जड़ी बूटियों को दिए में डाला और एक काला धुआं उठने लगा। बाबा ने एक छोटा सा लाल कपड़ा निकाला जिस पर कुछ प्रतीक बने थे। उसने वो कपड़ा अभय के माथे पर बांध दिया। मेघा ने पूछा, बाबा, ये क्या है? बाबा ने कहा, ये एक रक्षा कवच है, ये अभय को भूत की शक्तियों से बचाएगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। मंत्रों की गूंज जंगल में फैलने लगी। ओम नमो भगवते रुद्राय, सर्वदुष्ट विनाशाय, रक्ष रक्ष मम जीवनम। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ा, दिए की लौ तेज हो गई। अचानक जंगल में एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों से काले पत्ते गिरने लगे। बिना सिर वाला दूल्हा फिर से प्रकट हो गया। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अपनी मंजिल पा लूंगा। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और एक काला जादू का गोला बाबा की तरफ बढ़ा। बाबा ने अपने डंडे को हवा में लहराया और वो गोला हवा में टकराकर बिखर गया। लेकिन बिना सिर वाले दूल्हे की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। उसने अपने भूतिया घोड़े को बाबा की तरफ दौड़ाया। घोड़े की आंखें लाल रंग से चमक रही थीं और उसकी टापों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। बाबा ने एक और मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने बिना सिरकटे दूल्हे को पीछे धकेल दिया। लेकिन बिना सिरकटा दूल्हा हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार से जंगल की जमीन पर वार किया और जमीन से काले धुएं की लकीरें निकलने लगी। वो लकीरें धीरे धीरे सांपों की शक्ल में बदल गईं। उन सांपों की आंखें लाल थीं और वो बाबा की तरफ बढ़ने लगे। राधिका चीखते हुए बोली, बाबा, ये सांप, हमें बचाइए। मेघा ने डरते हुए राधिका को गले लगाया और कहा, राधिका, डर मत, बाबा हमें बचाएंगे। बाबा ने अपने झोले से एक छोटा सा दर्पण निकाला। उसने वो दर्पण सांपों की तरफ किया और एक तेज रोशनी निकली। वो सांप उस रोशनी में जलकर राख हो गए, लेकिन बिना सिर वाला दूल्हा और गुस्से में आ गया। उसने अपनी तलवार से हवा में एक चक्र बनाया और उस चक्र से काले जादू की लहरें निकलने लगीं। वो लहरें इतनी ठंडी थीं कि मेघा और राधिका के शरीर कांपने लगे। मेघा ने कहा, बाबा, ये ठंड, मैं इसे सहन नहीं कर पा रही। बाबा ने कहा, मेघा, हिम्मत रखो, ये भूत अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। सिरकटा दूल्हे ने जंगल में एक भयानक माहौल बना दिया। अचानक जंगल की हवा में भूतियां चीखें सुनाई देने लगीं। ये उन दुल्हनों की चीखें थीं जिन्हें उसने पहले मारा था। मेघा ने डरते हुए कहा, बाबा, ये आवाजें, मैं डर रही हूं। बाबा ने कहा, मेघा, ये उसकी शक्ति का हिस्सा है। वो हमें डराना चाहता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बाबा ने अपने मंत्रों की गति बढ़ा दी। उसने एक और जड़ी बूटी दिए में डाली और एक तेज गंध फैल गई। अनुष्ठान अब अपने चरम पर था। बाबा ने अपने झोले से एक छोटा सा ताबीज निकाला। उस ताबीज पर कुछ प्राचीन मंत्र लिखे थे। उसने वो ताबीज अभय के गले में डाल दिया। फिर उसने मेघा से कहा, मेघा, अब हमें इस भूत की आत्मा को बांधना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेघा ने डरते हुए कहा, बाबा, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, मेघा, तुम्हें अपने प्यार की ताकत दिखानी होगी। अभय के लिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करो। मेघा ने अभय का हाथ पकड़ा और कहा, अभय,
मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। बाबा ने मेघा के हाथ पर एक छोटा घाव किया और उसके बहते खून को दिए में डाला। फिर एक आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम नमो नारायणाय, सर्व रक्षा करो। और एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जंगल का अंधेरा छत गया। सिरकटा दूल्हा जोर से चीखा। उसकी पोशाक से काला धुआं निकलने लगा। उसका शरीर जलने लगा और उसकी तलवार हवा में बिखर गई। सिरकटा दूल्हा आखिरी बार मेघा की तरफ देखकर चीखा, मैं हारा नहीं हूं, मैं वापस आऊंगा। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई। उसका शरीर राख में बदल गया और उसका भूतिया घोड़ा भी गायब हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन अचानक एक काली परछाई फिर से दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई और एक ठंडी हंसी जंगल में गूंजी। मेघा ने डरते हुए कहा, बाबा, ये क्या था? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मेघा, उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, लेकिन अब वो कमजोर हो गया है। वो अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेघा अभय को लेकर रो रही थी। बाबा ने अभय के घावों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। उसने अभय के माथे पर एक और मंत्र पढ़ा और अभय की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। मेघा ने खुशी से बाबा को गले लगाकर कहा, बाबा, आपने अभय को बचा लिया, मैं आपकी आभारी हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मेघा, यह तुम्हारे प्यार की ताकत थी, तुमने हिम्मत नहीं हारी। अभय धीरे धीरे ठीक हो गया। मेघा और अभय अपने गांव पहुंचे। अभय का गांव वाकई बहुत खूबसूरत था। वहां एक छोटी सी नदी थी और आसपास हरे भरे पहाड़ थे। मेघा ने वहां की एक पेंटिंग बनाई, एक नदी की पेंटिंग जिसमें सूर्योदय की किरणें चमक रही थीं। उसने अभय से कहा, अभय, ये हमारी नई शुरुआत है। अभय ने मेघा को गले लगाकर कहा, हां मेघा, अब हम यहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेघा ने उस रात को कभी नहीं भुलाया, लेकिन वो खुश थी कि वो और अभय सुरक्षित थे। उसने अपने गांव में एक छोटा सा आर्ट स्कूल खोला, जहां उसने बच्चों को पेंटिंग सिखाना शुरू किया। अभय ने मेघा से कहा, मेघा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई भूतिया अनुभव हुआ हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर हमें भेज सकते हैं, ताकि हम दूसरे साथियों के साथ स्टोरी को शेयर कर सकें। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।